कि सिजोफ्रेनिया है क्या। सर की ही बात से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि सिजोफ्रेनिया एक प्रकार का मनोविकार है, एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। अब मैं सबसे पहले बात करूं कि साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है। कि सब जैसे मैंने बता दिया कि भ्रम की स्थिति होती है, वो बात ठीक है, लेकिन साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है। साइकोटिक डिसऑर्डर में मैनिया, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, आपके जो हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये जो सभी जो काजेज आते हैं वो सारे के सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आते हैं। अब साइकोटिक डिसऑर्डर WHO की मैं बात करूं तो WHO का एक चैप्टर होता है ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जिनके तहत हर प्रकार की डिजीज का WHO क्लासिफिकेशन करता है। और जो साइकोटिक डिसऑर्डर जिसमें साइकेट्री की जो डिजीज आती है वो हमारी चैप्टर F में आती है। कि चैप्टर F में जो सिजोफ्रेनिया है वो चैप्टर F में आता है। और सिजोफ्रेनिया के जो टाइप्स हैं वो F20 से लेकर F29 तक हैं। F20 से लेकर F2.20.6 जो वो आता है वो सिजोफ्रेनिया के टाइप्स आएंगे। ठीक है, तो इन कैसे सिजोफ्रेनिया के क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस प्रकार से हम ट्रीटमेंट सिजोफ्रेनिया का कर सकते हैं, और कौन कौन से कारण है जिनके कारण सिजोफ्रेनिया इस बढ़ती जनरेशन को प्रभावित कर रहा है, इस हमारी युवा शक्ति को प्रभावित कर रहा है, उन सब पे मैं बात करूंगी। और कौन सी यौगिक वो स्थिति होती है, कौन सी यौगिक मुद्राएं हैं, आसन हैं, जिनके द्वारा हम सिजोफ्रेनिया का क्योर कर सकते हैं। तो मैं आप सभी का तहे दिल से पुनः स्वागत करती हूँ और आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो तो मुझे अपनी बेटी या बहन समझकर प्लीज माफ कर देना। और मैं आप सभी से ही सीख रही हूँ और आप सभी के साथ ही मैं अपनी कुछ जानकारी जो मैं रखती थी मैं वो साझा कर रही हूँ। अगर आप मेरे सीनियर हैं, आपको मेरे से ज्यादा भी नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आज का मैं टॉपिक मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले जो मैं बात करूं आप सभी के साथ, सिजोफ्रेनिया। जैसे कि सिजोफ्रेनिया वर्ड है, सिजो का अर्थ होता है स्प्लिट और फ्रेनिया का अर्थ होता है माइंड। सिजो स्प्लिट का अर्थ होता है टूटना, कि कैसे हमारा माइंड, और स्प्लिट का अर्थ मैंने बताया कि माइंड, कैसे माइंड टूटा। अब साइकोलॉजी की, मैं जैसे सर ने बताया कि साइकोलॉजी मेरी स्टडी है, तो मैं साइकोलॉजी के में टच में लेके इस टॉपिक को मैं बात करूंगी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो सबसे पहले अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी जो बात करती थी वो माइंड पे बात करती थी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, देन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अभी जो अब जो ट्रेंड चल रहा है साइकोलॉजी का 21वीं शताब्दी में, कि अब जो साइकोलॉजी बात करने लगी है वो बिहेवियर पे बात करने लगी है। तो हमारे बिहेवियर का टूटना, हमारे माइंड का टूटना, वो ही क्या कहलाता है, सिजोफ्रेनिया। और ये टूट कर किस स्थिति में चला जाता है, वो स्थिति भ्रम की स्थिति कहलाती है, जो कि सिजोफ्रेनिया कहलाता है। एक अग में यौगिक जो योगा है, योगा स्टडी, उसमें भी मैं कनेक्ट टच लेते चलूंगी कि स्प्लिट का टूटना, जैसे मैंने बताया कि हमारी स्प्लिट का टूटना, हमारी मन का टूटना। तो योगा में जो चक्र, हम एक चक्र होता है 6 जो मूल चक्र है, उनमें एक अनाहत चक्र होता है। कि अनाहत चक्र एक फीलिंग का पॉइंट होता है, कि जहां से व्यक्ति की भावनाएं क्रिएट होती हैं, जागृत होती हैं, उनके इमोशंस जो हैं वो हमारे अनाहत चक्र से जुड़े हुए होते हैं। और जब अनाहत चक्र आहत होता है, मुझे लगता है कि अनाहत चक्र का नाम इसीलिए अनाहत पड़ा है कि इसको किस प्रकार की भी आहत या इसको किसी प्रकार की चोट ना हो। अगर इसको किसी प्रकार की चोट होगा तो व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर होगा, उसको किसी न किसी प्रकार का मानसिक विकार होगा, और वो उस विकार से जीवन भर भी उस विकार से गुजर सकता है। और अगर समय रहते उसको ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो वो समय पर ठीक भी हो सकता है। तो हमें किसी भी प्रकार का आहत उस अनाहत चक्र को नहीं देना है, और ये एक ग्रीक वर्ड है। अब मैं बात कर रही थी कि साइकोटिक डिसऑर्डर, कि साइकोटिक डिसऑर्डर क्या है। जब व्यक्ति, एक मेंटल इलनेस उसके अंदर आ जाती है, जब व्यक्ति टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाता है, उसका कोई भी किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं रहता किससे, रियलिटी से। जब वो टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाता है रियलिटी से, सच्चाई को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, और जब वो इस एक्सेप्टनेस को अपनाना नहीं चाहता, तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से डिस्टर्ब हो जाता है, सोसाइटी से कटने लगता है, अपने आप को आइसोलेट करने लगता है, और भ्रम की स्थिति उसमें
पैदा हो जाती है और किसी भी व्यक्ति को वो सुनता नहीं है। ये हुआ सिजोफ्रेनिया। अब साइकोटिक में बात करें तो वो अनयूजुअली मेंटल इलनेस उसके अंदर हो जाती है, स्लो अनयूजुअल मूवमेंट्स करने लग जाती है, उसकी एक्टिविटीज में जो है वो कमी आने लग जाती है, या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है उसकी एक्टिविटी में, एंड कंफ्यूज हो जाता है वो व्यक्ति, उसको समझ ही नहीं आता कि मुझे करना क्या है, वो डाउट क्रिएट करने लग जाता है, अनबैलेंस जो है उसका माइंड हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं ये काम करूं या ना करूं, वो सिर्फ अपने आप को सही मानता है कि दस मैं ही सही हूँ, जो लोग सामने वाले मेरे लिए बोल रहे हैं वो सब गलत है। और एक जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर है वो सारे साइकोटिक डिसऑर्डर प्रत्येक व्यक्ति को, जो पेशेंट होता है उसको एक सोशल विड्रॉ की ओर लेके जाते हैं। किसी भी प्रकार हर प्रकार का सोशल विड्रॉ वो सहन करते हैं, सोसाइटी से जुड़ नहीं पाते, सोसाइटी से अच्छी कनेक्शन नहीं बना पाते। तो किस प्रकार के सिम्टम, ये हुआ सिजोफ्रेनिया। अब हम बात करेंगे कि सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं, कि किस प्रकार के लक्षण व्यक्ति में देखने मिलते हैं। देखो मैं बात करूं कि हर बीमारी के अंदर नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, लेकिन सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पॉजिटिव सिम्टम्स भी हैं और नेगेटिव सिम्टम्स भी। अब वो पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से सिम्टम्स हैं उन पे हम बात करते हैं, देन हम नेगेटिव सिम्टम्स पे आते हैं। जैसे कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स में है, नाम से अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव का अर्थ होता है कुछ ना कुछ ऐड करना, व्यक्ति कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, और नेगेटिव का अर्थ होता है कुछ ना कुछ अपनी क्षमताओं का ह्रास करना। मतलब उसके पास जैसे नेगेटिव में बात करूं कि व्यक्ति के पास कॉन्फिडेंस है और उसके कॉन्फिडेंस का लूज हो जाना, मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है उसमें ह्रास हो रहा है, और उसमें ह्रास हो रहा है इसका मतलब वो जो सिजोफ्रेनिया का सिम्टम्स है। अब मैं पॉजिटिव सिम्टम्स पे आती हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव सिम्टम्स में हम 3 एग्जांपल लेके चलेंगे। पहला जो एग्जांपल रहेगा वो रहेगा हमारा हेलुसिनेशन, दूसरा रहेगा डेल्यूजन, एंड तीसरा रहेगा नेगोजियम। हेलुसिनेशन की अगर हम बात करें कि हेलुसिनेशन क्या है, हेलुसिनेशन भी एक प्रकार का सेंसरी परसेप्शन है। जितनी भी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उनको अगर किसी भी प्रकार की नॉलेज लेने में, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेने में अगर कहीं ना कहीं डाउट की स्थिति, अनबैलेंस की स्थिति या फिर इरिटेशन की स्थिति फील हो रही है तो हम उस स्थिति को हेलुसिनेशन परसेप्शन में काउंट करेंगे। अब हम इसको पॉजिटिव क्यों कहते हैं वो बात करती हूँ, कि व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, कि व्यक्ति पूर्ण रूप से उसके पास पांचों इंद्रियां हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत तेज रोशनी आ रही है और रोशनी आंखों को अच्छी लगती है, जैसे सुबह उगते हुए सूरज की रोशनी सबको अच्छी लगती है, लेकिन एक बहुत तेज रोशनी आंखों पर पड़ जाती है तो वो रोशनी हमें इरिटेट करती है। सेंसरी हमारे पास है लेकिन फिर वो रोशनी हमें इरिटेट करती है, इसका मतलब कि सेंसरी सेंस तो हमारे पास है लेकिन वो चीज इरिटेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो सीजोफ्रेनिया का सिम्टम्स है जो कि पॉजिटिव सिम्टम्स है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो भी व्यक्ति होता है कि आंखों को देखकर तेज, या फिर कई बार हम घर्षण करते हैं ऐसे हाथों का, काफी लोग होते हैं जिनको घर्षण करने पे या फिर किसी चीज को हम रगड़ते हैं तो उस ईचिंग होने लग जाती है। कई बार हम कहते हैं स्टॉप करो, ये बंद करो, कानों को बहुत सुहा नहीं रही है आवाज हमें, आप इसको बंद कीजिएगा। ये भी हमारा सीजोफ्रेनिया का सिम्टम्स होता है जो कि पॉजिटिव सिम्टम्स कहलाता है। एक हो गया कि कई बार पेशेंट को इस प्रकार के स्वाद की और इस प्रकार की स्मेल आने लग जाती है कि इस, जैसे कईयों को काफी बार मैंने सुना है कि ये वाला परफ्यूम मत लगाइएगा, मुझे इससे बहुत ज्यादा इचिंग होती है। परफ्यूम की तो मोस्टली सबको होती है, चलो मोस्टली नहीं कह सकती, लेकिन आप मान के चलिए 80 to 85% लोग ऐसे हैं जिनको परफ्यूम की स्मेल अच्छी नहीं लगती। लेकिन कुछ ऐसे घर में मान लो आलू आलू की स्मेल हुई, या फिर आप कोई ऐसी वेजिटेबल्स या कोई ऐसा फ्रूट जिसकी स्मेल पर्टिकुलर उस व्यक्ति को, ऑयल हो गया कोई ऐसा जिसकी उस पेशेंट को अच्छी नहीं लगती, तो ये भी हम सिजोफ्रेनिया का कारण सिम्टम्स लक्षण हम बता सकते हैं। दूसरा एक हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डेल्यूजन पे, कि डेल्यूजन क्या होता है। एक हेलुसिनेशन और डेल्यूजन ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, इनमें हम दो साथियों को जो माइनर सा डिफरेंस है वो पता होना चाहिए कि हेलुसिनेशन जो है वो सेंसरी परसेप्शन होता है, और जो डेल्यूजन होता है वो फाल्स बिलीव्स होते हैं, झूठे बिलीव बना लेते हैं। जैसे कि वो व्यक्ति पेशेंट ये सोचने लग जाता है कि कोई व्यक्ति जो भी व्यक्ति तेरी तरफ आ रहा है वो तुझे आहत करेगा, तुझे हार्ट करेगा,
तेरे लिए ये चीज अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं तुझे डिस्टर्ब करने की, कहीं ना कहीं तुझे डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। इस प्रकार की व्यक्ति में ये बिलीफ आने लग जाती है, वो डाउट करने लग जाता है और ये सोचता है कि लोग मेरे से चीट कर रहे हैं, कि हर व्यक्ति चीटिंग कर रहा है, मेरे को किसी न किसी प्रकार से दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे फाल्स बिलीव जो है वो डेल्यूजन में आते हैं। एक मैंने बात की थी कि नेगोशियज्म, नेगोशियज्म जो पॉजिटिव सिम्टम्स है आपके सिजोफ्रेनिया का, तो नेगोशियज्म में व्यक्ति टोटली आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, पूर्ण रूप से आइसोलेट हो जाता है कि वो किसी से बात नहीं करता, सोशली बाइकआउट करने लग जाता है अपने आप को और कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार की आपसे बातें नहीं करनी, हम सोसाइटी से कनेक्शन को तोड़ लेता है और वो बहुत अपने आप को आहत महसूस करता है। अब मैं बात करती हूँ नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में हम 4 चीजें लेके चलते हैं। 4A, 4A का अर्थ होता है कि 4A से लेटर, फर्स्ट जो A है उसका मीनिंग होता है एम्बिवलेंस, अर्थात व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि पहले वो प्रॉपर डिसीजन ले पाता था, लेकिन अब डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है उसकी वो कम हो जाती है, वो कैपेबिलिटी उसके अंदर रही नहीं कि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके, तो वो एम्बिवलेंस हो जाता है। दूसरा, एपिट डिस्टर्बेंस, एपिट का अर्थ होता है इमोशंस, एपिट डिस्टर्बेंस उसके अंदर आ जाता है कि उसके इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो अपने आप को ही सबसे हाई मानने लग जाता है, जो एपिट डिस्टर्बेंस जिससे हम बोलते हैं। एक आता है तीसरा जो हमारा ए आता है, वो आता है ऑटिस्टिक थिंकिंग, कि व्यक्ति सोसाइटी से कट हो गया और एकदम साइलेंट रहने लग जाता है, बिल्कुल चुप रहने लग जाता है, बोलता नहीं है किसी से, क्योंकि इसके भी 2 लक्षण है, एक तो बहुत ज्यादा बोलने लग जाता है और एक बहुत कम, किसी से नहीं बोलता, सोसाइटी से कट होने लग जाता है। ये दोनों ही सिम्टम सिजोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम हैं, जो कि ऑटिस्टिक थिंकिंग में आते हैं, जो कि उसकी थिंकिंग को प्रभावित करती है। चौथा जो हमारा आता है एसोसिएटिव लूजनेस, कि एसोसिएशन नहीं कर पाता, जोड़ नहीं पाता, एसोसिएशन लूजनेस में व्यक्ति जोड़ नहीं पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता एक दूसरे को, चाहकर भी वो कनेक्ट नहीं कर पाता। तो ये जो हमारे जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हुए। हेलुसिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हेलुसिनेशन के भी 5 टाइप्स बताए गए हैं, पांचों के पांच जो हमारी सेंसरी परसेप्शन जो मैंने नाम लिया था, उन्हीं पांचों सेंसरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मैं जनरली नाम आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो पहला होता है वो ऑडिटरी सिजोफ्रेनिया, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, और जो दूसरा होता है वो विजुअल हेलुसिनेशन होता है, तीसरा टेक्टाइल होता है, देन फिर ऑल्फैक्टरी होता है और फिर गैस्ट्रनी होता है। इनकी अगर डेप्थ में हम बात करेंगे तो कभी फिर हम हेलुसिनेशन टॉपिक को लेके चलेंगे और हम फिर उससे बात करेंगे। अभी मैं मोटा आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि अब मैं बात करूंगी कि दुनिया भर में कितने ऐसे पेशेंट हैं जो कि सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। तो आप सभी साथियों को पता होगा, बहुत से साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिजोफ्रेनिया का नाम भी ना सुना हो, और बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके फैमिली या फिर कोई मेंबर्स इससे पीड़ित रहा हो, या व्यक्ति खुद पीड़ित रहा हो और अब क्योर करके हम सब हमारे बीच बैठा हो। तो मैं आप सभी से ये निवेदन कि टोटल वर्ल्ड में 23 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि सिजोफ्रेनिया को से पीड़ित हैं। और एक आश्चर्य की बात कि आप सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि सिजोफ्रेनिया का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। स्पेसिफिक तो छोड़ो, आप बात यह है कि कोई कारण ही आज तक समझ नहीं आया कि किस कारण, बस लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस कारण से सिजोफ्रेनिया हो सकता है। अब एक रिसर्च में आपसे बात डिस्कस करूंगी कि न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सैनन की एक रिसर्च है, जिन्होंने कहा है कि सिजोफ्रेनिया का कोई भी सिम्टम नहीं है, और सिम्टम्स है तो वो जो हमारी डिफेंस सेल्स होती हैं, जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं जो हमारी होती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा होता है, वो जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के मनोविकार से प्रभावित हो जाता है तो हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उस समय व्यक्ति में सबसे ज्यादा होता है। अर्थात आपको ये चीज समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कई बार हम जनरली बात करें कि व्यक्ति को कह देते हैं कि ये तो पागल है, लेकिन आप उस पागल के पास जाइएगा और उस पागल उठा के आपको पत्थर जड़ेगा या कुछ भी करेगा, आपको इतने तेज से लगाएगा कि आप एक बार तो होश ही भूल जाएंगे। इसका अर्थ ये रिसर्च में निकला है
कि जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं, जो डिफेंस मैकेनिज्म को जो सेल्स होती हैं, वो उस दौरान बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई होती, और कहीं ना कहीं वो उस सेजोफ्रेनिया का कारण होती है। कि वो डिफेंस मैकेनिज्म की जो सेल्स हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो प्रतिरक्षा तंत्र जो हमारा होता है, प्रतिरक्षा जो सेल्स होती हैं, वो सबसे ज्यादा हाइपर होती हैं। और वो उसको जो प्रोफेसर सेनन की जो रिसर्च हुई है न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इसको भी एक कारण माना है कि ये भी सीजोफ्रेनिया का एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। और आप सभी अगर देखना चाहें तो किस जर्नल में ये पब्लिश हुई है, वो मॉलिक्यूलर साइकियाट्रिक एक जर्नल है जिसमें इस रिसर्च को पब्लिश किया गया है, और आप चाहें तो इस रिसर्च को पढ़ सकते हैं। अब मैं आप सभी के साथ बात करूंगी कि आजकल जो सिजोफ्रेनिया की रिसर्च चल रही है, क्योंकि स्पेसिफिक कोई कारण समझ नहीं आया है, और सिर्फ 3 बेसिस पे चल रही है। वो 3 बेसिस कौन से हैं? जो पहला बेस है वो हम बात करेंगे कि न्यूरॉन्स का, कि न्यूरॉन्स किस प्रकार हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। अब मैंने 2 वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं, ऐसे तो समय नहीं है इतना डेप्थ में जाने का, लेकिन फिर भी जो कॉमन कॉमन चीजें हैं वो आप हमें बेसिक जो चीजें हैं वो पता होनी चाहिए कि एक माइंड होता है और एक ब्रेन होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज माइंड एंड व्हाट इज ब्रेन? कि जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में जो इनपुट देने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है इंटरनल बॉडी के अंदर, वो हमारा ब्रेन करता है। और जो आउटपुट हमें मिलता है, जिस जिस जो ब्रेन की प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है, वो हमें माइंड से मिलता है। तो ये माइनर माइनर सा डिफरेंस है। अगर हम जैसे किसी से पूछ लेते हैं कि व्हाट इज माइंड, व्हाट इज ब्रेन, तो वही सेम बात आती है कि मस्तिष्क। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। डेप्थ में आप सभी अपनी रिसर्च में अगर नॉलेज को आपको अच्छा लेके जाना है तो आप इसमें जा सकते हैं। जो 3 मैंने टॉपिक्स बात करे, पहला जो है रिसर्च का टॉपिक न्यूरॉन्स है, एक है गिलियल सेल्स। गिलियल सेल्स जो कि गोल्जिकाएं, जिन्हें हम हिंदी में पढ़ते थे 10th 12th में, और जो कि न्यूरॉन्स को क्या करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं हमारी ग्लियल कोशिकाएं। तीसरा जो आता है वो एडेथेलियल कोशिकाएं होती हैं, जो कि हमारी रक्त, जो ब्लड वेन्स होती हैं, उनमें उनके ऊपर लेयर का काम करती है, उनके ऊपर लेयर बनाती है। कि कैसे ये तीनों पॉइंट्स, कैसे न्यूरॉन्स, कैसे ग्लियल कोशिकाएं और कैसे एडोथेलियल हमारी सिजोफ्रेनिया को प्रभावित करता है, क्योंकि स्पेसिफिक कारण न मिलने के कारण आज भी इस पे रिसर्च जारी है। अब मैं बात करूंगी कि जो सबसे कि कौन कौन से जो कारण माने गए हैं, क्योंकि स्पेसिफिक कारण तो है नहीं कि कौन कौन से कारण हैं जो कि सिजोफ्रेनिया के हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण माना गया है वो है जेनेटिक कारण, अनुवांशिकता। कि कहीं ना कहीं यदि पेरेंट्स को, मैटरनल फैमिली को या पैटर्नल फैमिली को, या मैटरनल पैटर्नल माता या पिता को किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है, या फिर एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिसे हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जिसमें दोनों बच्चों का जो डीएनए होता है वो सेम होता है, और इन बच्चों में 40% जो कि सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। अगर हम जनरल पॉपुलेशन में बात करें तो केवल 1% जनरल बच्चे होते हैं जिनमें अगर उनके पेरेंट्स को नहीं होता किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया टाइप का कोई डिसऑर्डर नहीं होता, तो केवल 1% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। और इन 1% में से भी केवल 6.5% जो होता है वो एफडीआर। एफडीआर क्या होता है? फर्स्ट डिग्री रिलेशंस या रिलेटिव। ठीक है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कौन होते हैं? एफडीआर। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स वो होते हैं स्पाउस को अलग करके सिर्फ पेरेंट्स और उनके सिबलिंग्स और बच्चे। ठीक है, ये 3 जो आते हैं वो एफडीआर में आते हैं। इनको इनको सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस 6.5% ही रहते हैं। अगर हम बात करें कि पर 1000 कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिजोफ्रेनिया होता है, तो पर 1000 केवल 4 पेशेंट ऐसे होते हैं, पर 1000 4 पेशेंट हैं जिनको सिजोफ्रेनिया है। और प्रत्येक वर्ष 24 मई को सिजोफ्रेनिया डे मनाया जाता है। आपकी ये स्टैटिक नॉलेज है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस टॉपिक से बात कर रहे हैं। तीसरा जो कारण आता है वो है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनमें अगर
माता को, एंटीनेटल जो मदर होती है, अर्थात जो प्रेग्नेंट मदर होती है, उसको डिलीवरी के दौरान या फिर उसके न्यूट्रिशन में किसी प्रकार की अगर कमी रह जाती है, तो उस बच्चे को सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर व्यक्ति को किसी प्रकार की ब्रेन पर या फिर उसके ये जो लॉब्स होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर 4 पेरिफेरल लोब्स होती है, एक ऑसिपिटल लोब्स होती है, टेम्पोरल लोब होती है एंड फ्रंटल लोब्स होती हैं। अगर इन लोब में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी चोट उस व्यक्ति को हो जाती है, तो न्यूरोलॉजिकल काजेज के कारण भी व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया हो जाता है। या फिर व्यक्ति पॉवर्टी से गुजरा हो, बचपन के अंदर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिला हो, कुपोषण का शिकार रहा हो, तो इस दौरान भी सिजोफ्रेनिया व्यक्ति को हो सकता है। अब मैं बात करूंगी कि सिजोफ्रेनिया के टाइप्स, सिर्फ नाम आपसे डिस्कस करूंगी, फिर उसके बाद हम समय कम 35 हो गया है, कोई नहीं, बात करती हूँ कि सिजोफ्रेनिया के कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। कि सिजोफ्रेनिया जो मैंने बताया कि आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीज जो कि डब्ल्यूएचओ की है, उसके अंदर एफ चैप्टर के अंदर हमारी साइकेट्रिक डिजीज आती हैं, जिनमें सिजोफ्रेनिया एफ चैप्टर में एफ 20 नंबर पे आता है और एफ 20 से 20.0 से 20.6 तक सिजोफ्रेनिया के टाइप डिसाइड किए गए हैं, बताए गए हैं। तो इन सिजोफ्रेनिया के टाइप्स में मैं बात करूं तो पहला सिंपल सिजोफ्रेनिया जिस पर हम बात कर रहे हैं, दूसरा आता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि व्यक्ति जेलसी हो जाती है, व्यक्ति को गिल्ट फील करने लगता है, कि दूसरे वाले को देख नहीं सकता और उससे जेलसी क्रिएट होने लग जाती है उसको। और 20.1 में जो आता है वो है हिबेपैनिक डिस्टर्बेंस, कि बीमार होने से पहले बहुत सारे ऐसे बहुत सारे क्या सारे ही रोग ऐसे होते हैं जिनमें जो डिजीज हैं कि जिनमें बीमार होने से पहले हमें ये पता चल जाता है कि शायद आज मेरी तबीयत डाउन है, तो ये पहले वाले लक्षण होते हैं। लेकिन सिजोफ्रेनिया एकमात्र ऐसा डिजीज है जिसका जो हिबेपैनिक डिस्टर्बेंस जो पार्ट है, डिसऑर्डिनेंस जो सिजोफ्रेनिया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स पहले नहीं आता है। बिना सिम्टम्स के ही हम व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है कि कुछ समय बाद हमें महसूस होने लग जाता है कि जो व्यक्ति का बिहेवियर है वो टोटली डाउटफुल है, या फिर सोसाइटी से कट है, या फिर वो किसी प्रकार का एसोसिएशन नहीं कर पा रहा, कनेक्शन नहीं बना पा रहा, ये सब हमें समझ में आने लगता है। फिर आता है कैटाटोनिक। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसमें व्यक्ति मोमेंट में नहीं रहता, अपने मोमेंट्स को कम कर देता है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा था जो डेली घूमने मॉर्निंग वॉक पे इवनिंग वॉक पे जाता था और अचानक कुछ बात उसको ऐसी हो गई या उसकी फैमिली में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए कि जिनकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया और धीरे धीरे वो व्यक्ति सिर्फ अपने आप को आइसोलेट करके और अपने मूवमेंट्स को कम कर देता है। तो ये सिम्टम्स, ये कारण है कि व्यक्ति ने अपने मूवमेंट्स को कम कर दिया, ये कि कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में आता है। फिर आता है पोस्ट सिजोफ्रेनिया डिप्रेशन, कि पोस्ट सिजोफ्रेनिया डिप्रेशन में वो डिप्रेशन आता है जो कि पहले व्यक्ति सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था और उसका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं किसी साइकोलॉजिस्ट से किसी थेरेपिस्ट से लेके उन्होंने कर दिया, लेकिन आफ्टर 1 ईयर फिर से वो उसके वो सिम्टम्स अकर होने लगे हैं, वो सिम्टम्स हमें दिखने लगे हैं। तो ये जो हमारे पोस्ट सिजोफ्रेनिया में आते हैं जिनको हमें प्री शेड्यूल्स करना पड़ता है। तीसरा जो लास्ट जो पांचवा पार्ट आता है वो आता है प्री शेड्यूल सिजोफ्रेनिया। प्री शेड्यूल सिजोफ्रेनिया में और पोस्ट सिजोफ्रेनिया में जो सिम्टम्स जो पहले थे, जो कि बीच में हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद वो फिर से अकर हो रहे हैं और अब हमें वो नजर आने लगे हैं, तो हम उसको हम प्री शेड्यूल सिजोफ्रेनिया में रखते हैं। ये हुआ हमारे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स और टाइप्स। अब मैं बात करूंगी कि इनका ट्रीटमेंट, सिजोफ्रेनिया का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि मेडिकल लाइन में अगर जो एलोपैथी की लाइन है उसमें मैं बात करूं तो सबसे पहले कुछ एलोपैथिक जो एमआरआई और सीटी स्कैन करके हम सिजोफ्रेनिया का पता लगा सकते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन जिसमें हम बात करते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स उनमें दिया जाता है पेशेंट्स को और उसमें उनके इंजेक्शन वगैरह देके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन हम यहाँ यौगिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, योगा से जुड़े हुए हैं, तो मैं आज आप एंटीसाइकोटिक पे बात ना करके आप सभी के साथ योगा के पे बात करूंगी। तो हम इस
अब जो एलोपैथी में मैंने आपको हल्का बताया कि अगर कोई पेशेंट हो तो आपको साइकेट्रिस्ट से मिलके उसे एंटी साइको जो साइकोटिक ड्रग्स है का इंजेक्शन है वो या ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। इसमें कुछ थेरेपीज होती हैं जिन पे मैं बात करूंगी। एक सीबीटी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि व्यक्ति को दी जाती है, जिसके तहत व्यक्ति अपने सिजोफ्रेनिया को एक साइकोलॉजिस्ट देता है तो उससे वो उसको कम कर सकता है। कुछ रैशनल इमोटिव थेरेपी होती है, वो भी साइकोलॉजिस्ट देता है। प्रॉपर सेशन चलता है, प्रॉपर गाइडेंस चलती है और प्रॉपर उसकी काउंसलिंग चलती है। ग्रुप फैमिली थेरेपी उसको दी जाती है, ग्रुप थेरेपी उसको दी जाती है। तो ये सब प्रकार की थेरेपीज दी जाती है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि यौगिक उपचार, कि सिजोफ्रेनिया का हम यौगिक उपचार कैसे कर सकते हैं। जो एंटी साइकोटिक हो गया हमारा, और सीबीटीज हो गई जो कि साइकोलॉजिस्ट करेंगे या फिर डॉक्टर लोग करेंगे, वो मेडिकल लाइन में करेंगे। लेकिन हम यौगिक के नाते कैसे हम सिजोफ्रेनिया का क्योर कर सकते हैं, उस पे मैं आज सब से बातें करूंगी। तो सबसे पहले कुछ मुद्राएं हैं ऐसी योगा में जिनके तहत जिनको करके आप अपने आप को शांत रख सकते हैं, अपने मन की चंचलता को कम कर सकते हैं, अपना जो डाउट क्रिएट अपने मन को शांत रख सकते हैं, जो डाउट क्रिएट होते हैं उनको आप शांत कर सकते हैं। तो वो मुद्राएं कौन कौन सी हैं, मैं आप सभी से, सबसे पहले आपको पता होगा कि ज्ञान मुद्रा का सबको पता होगा, लेकिन आप सभी मेरे साथ ज्ञान मुद्रा करेंगे कि जो तर्जनी हमारी उंगली है उसको हमारे अंगुष्ठ के ऊपरी हिस्से से टच करना है और बिल्कुल सुखासन में बैठकर कमर को, अपने मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना है, गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और फिर 45 मिनट तक ये प्रेशर करना है, यहाँ पे पॉइंट को प्रेस करना है और 45, कम से कम 15 मिनट। फायदा तभी मिलेगा जब कम से कम 15 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट आप इस ध्यान मुद्रा को करेंगे। इससे आपका मन शांत रहेगा, मन की जो चंचलता है वो जो आप बोलते हैं उनमें क्लियरिटी आएगी, वाक स्पष्टता जिसको हम बोलते हैं वो क्लियरिटी आएगी और आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। सिजोफ्रेनिया का सबसे सबसे अच्छी मुद्रा। दूसरी जो मुद्रा आती है हमारी शंख मुद्रा, जिसको हम बोलते हैं शंख मुद्रा। ठीक है, दूसरी जो मुद्रा आती है शंख मुद्रा। अब शंख मुद्रा को करना कैसा है कि अपने बाहिने हाथ का जो हाथ के अंगूठे को दाहिने हाथ की मुट्ठी से पकड़ना है और पकड़कर ऐसे, जो ये दाहिने हाथ का अंगूठा है वो बाहिने हाथ की मिडिल फिंगर जो है, जिसको हम मध्यमा बोलते हैं, उससे टच करना है। समझ आया कि जो लेफ्ट हैंड के अंगूठे को राइट हैंड के अंगूठे को पकड़ना है मुट्ठी से, राइट हैंड से, और जो राइट हैंड है उसके अंगूठे को लेफ्ट हैंड की मध्यमा मिडिल फिंगर पे टच करना है और कम से कम ये भी आपको 15 से 45 मिनट तक करके आप अपने मन को प्रसन्नचित्त कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, मन को, अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आनंदित प्रफुल्लित महसूस कर सकते हैं। और सिजोफ्रेनिया का सबसे सबसे अच्छा, क्योंकि इसमें हमारे शरीर की जो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और पांचों तत्व इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और वो स्पर्श ही हमारे आहत चक्र को, हमारी फीलिंग्स को पॉजिटिव करता है और हमारा मन शांत रहता है। तीसरा जो हमारा आता है तीसरी जो मुद्रा आती है वो आती है पंकज मुद्रा। पंकज जैसा नाम से ही पता है कि पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची है और अपने हाथों की जो मुद्रा है वो कमल की तरह बनानी। कमल की तरह का अर्थ कि अपने दोनों हाथों को ऐसे करके कनिष्का को सटाना है दोनों को, और अपने अंगूठे को भी सटाना है और ये सभी उंगलियां ऐसे खुली रखनी है। राइट, यस, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है हमारे। और आप आंखें बंद करके एक बार फील करके देखिए, ऐसा करके कि अपने आप ही ऐसा लगेगा कि खुला आसमान,
जिसने मैं सबसे स्वस्थ व्यक्ति, इस संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति, इस संसार की सबसे अद्भुत रचना, ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना मैं अपने आप में इस दुनिया पर, इस दुनिया को कुछ देने आया हूँ और अपने मन को वश में करके मैं इस दुनिया को कुछ देकर जाऊंगा। कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि ये आकाश तत्व कितना खुला, ऐसे बनाते ही हमें अपने आप ये मन हमारा शांत होने लगता है और प्रफुल्लित होने लगता है। तो ये भी आपको कम से कम 15 से 45 मिनट तक करने से सिजोफ्रेनिया का पेशेंट 100% तो नहीं लेकिन 80% मैं गारंटी से कहती हूँ कि वो अपने आप को क्योर कर पाएगा। ये 3 जो हैं वो मेन मुद्राएं हैं। इसके अलावा 2-3 और मुद्राएं हैं जिन पे मैं बात करूंगी आपके साथ कि वो मुद्राएं ज्यादा अगर कोई करना चाहे, ये 3 मुद्रा भी अगर 15 से 45 मिनट तक आप कर लेती हैं तो इनसे भी आपको अच्छे से बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और जल्दी अपने आप को क्योर करना चाहता है तो उस पे और भी मुद्राएं हैं। जैसे है कि महामुद्रा, जिसको हम बोलते हैं महामुद्रा, और एक होती है हमारी सांभवी मुद्रा और एक होती है काकी मुद्रा। जैसे काकी मुद्रा मैं बात करूं तो आप सभी के साथ मैं डिस्कस करूंगी कि जो काकी मुद्रा होती है वो एक प्रकार से शीतली प्राणायाम की तरह होती है और कोवे की तरह होती है कि अपने जो मुंह को कोवे की चोंच की तरह बनाना होता है। अब मैं आप सभी के साथ एक बार करूंगी कि सांस को अंदर लेना है, इनहेल करना है और फिर फील करना है। जैसे शीतली प्राणायाम होता है उसी प्रकार से काकी मुद्रा होती है। और जो हमारा कि जो हठ योग है उसमें काकी मुद्रा में जो घिरण संहिता है उसमें काकी मुद्रा पे एक श्लोक कहा गया है कि काके चंचू वदासयेन पिबेदाय तू सने सने काकी मुद्रा भरवेसा सर्व रोगा विनाशेनी, कि सभी रोगों को का विनाश करने वाली ये काकी मुद्रा होती है। काकी मुद्रा को आप बहुत ध्यान से आपको करना है, लेकिन सिजोफ्रेनिया के लिए ये सिर्फ आपके मन को शीतलता प्रदान करेगी। सिजोफ्रेनिया के जो मेन थी वो मैंने आपको तीनों बताई और आपको डेप्थ में है तो वो आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं आप सभी के साथ जुड़ी और डॉक्टर प्रमोद ने मुझे आज आप सभी के साथ अपने विचार साझा करने का मौका दिया, तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना शांतिपूर्वक समय मुझे दिया और मुझे सुना। कोई गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा और माइक ओवर टू डॉक्टर प्रमोद जी की कोई क्वेश्चन है तो क्यूरीज हैं तो वो पता कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी, बहुत ही ऊर्जा के साथ आपने इस सेशन को लिया और मैं समझता हूँ बड़े ही फैक्ट एंड फिगर के साथ अपने अपनी जानकारी को रखा। अवश्य में सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसका रोगी को स्वयं जानकारी नहीं होती और उसके परिवार को भी समझने में समय लगता है। मैं स्वयं उसका भुगत भोगी हूँ। मेरे परिवार में मेरी माताजी इससे पीड़ित रही हैं और हमने लगभग सालों बिता दिए उस बिहेवियर को समझने में। तो अब जब समझ आया तब काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अब सर एक पॉइंट मैं जो यहाँ फॉरगेट कर गई, वो इसका जो मेन कारण है, कारण क्या है कि कहीं ना कहीं प्यार की कमी होना, कि कहीं ना कहीं व्यक्ति फैमिली से दूर हो जाता है और वो अपने मन अंदर ही अंदर सोचने लग जाता है कि क्यों मैं इस दुनिया में आया, क्यों ना लोग मुझे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता। उसे वो चीज जो चाहता है, उसकी जो इमोशनल फीलिंग्स है वो फुलफिल नहीं हो पाती और जिस कारण से सबसे जो मेन कारण बताया गया है वो यही बताया गया है सर इसका। बिल्कुल निश्चित रूप से आप, मैं बिल्कुल ये बात से आपसे सहमत हूँ क्योंकि मेरे परिवार में कुछ हादसे ऐसे हुए कि जिस समय एक औरत को सब कुछ चाहिए होता है उस समय उनके पास सब कुछ नहीं था। मेरे पिताजी बहुत छोटी उम्र में शहीद हो गए थे और मेरा बड़ा भाई भी। तो वो मेंटल शॉक आज तक मेरी माताजी जो है उसको झेल रही हैं, लेकिन खैर अभी वो लगभग 95% ठीक हो चुकी हैं
थ्रू बिहेवियर और थ्रू ड्रग्स। लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय ये जो बिहेवियर है, ये एक मोस्ट कॉमन बिहेवियर है जो लोग ऑफिस का स्ट्रेस लेकर के आते हैं, खास करके परिवार टूटने में सिजोफ्रेनिया का एक अहम रोल मैं समझता अहम हूँ। रोल होता है, यस सर। इस समय अगर आप मैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मेरे फ्रेंड हैं, उनसे जब मैं मिलता हूँ तो ज्यादातर वो बताते हैं कि सिजोफ्रेनिया एक ऐसी एक ऐसी बिहेवियर है जो मोस्ट कॉमन डिजीज है, जिसकी वजह से आजकल परिवार टूट रहे हैं। आमतौर पे महिलाओं में ये प्रवृत्ति ज्यादा देखी गई है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि शक करना महिलाओं का स्वभाव होता है, तो ये नॉर्मल चीज है। वो शक में और इस बीमारी में फर्क नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं जब ये रोग एक रोग हो जाता है, तब जाकर के यस चीजें समझ आती हैं और तब उसको क्यों, ट्रीट करना थोड़ा सा यस सर, मुश्किल क्योंकि होता है। महिलाएं सर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाती, वो डेली का सेम काम हो जाता है। अगर वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर ले रोजाना, तो मुझे नहीं लगता कि उनको सिजोफ्रेनिया होगा। और एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगी कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो एडल्ट एज में शो होना शुरू होते हैं। किशोरावस्था में जो टीन एज होती है उसी में होते हैं, और ये नहीं स्पेसिफिक नहीं कह सकते हम कि महिलाओं को, या ये जन कॉमन चलता है सर, इनका जो रेशियो है वो कॉमन चलता है कि फीमेल्स में भी और मेल, जो भी व्यक्ति अपनी प्रोडक्टिविटी को बाहर नहीं निकाल पाता, वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो सकता है या उसके कारण हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं निवेदन करूंगा साथियों, यदि आपका सिजोफ्रेनिया से रिलेटेड डॉक्टर डिंपल यादव जी से कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करें, मैं आपको बारी बारी से बुलाऊंगा। और मैं समझता हूं कि विषय को जिस शालीनता के साथ और जिस प्रकार से आंकड़ों के साथ आपने रखा, बहुत ही अद्भुत था। और इसमें कोई शंका नहीं, सब यहाँ सीखने वाले लोग बैठे हुए हैं, और कोई संकोच ना करें आप अपनी नॉलेज डिलीवर करते समय। कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, हम सब सीख रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो ये मंच जो है हमने इसीलिए तैयार किया है कि जो नवयुवा हैं, नव योग चिकित्सक जो हैं, जिनको अभी तक मौका नहीं मिला, जो अपनी एनर्जी को बांटना चाहते हैं लोगों में, तो हम उनके लिए ही ये मंच लेकर के आए हैं। और निश्चित रूप से यदि कोई और साथी भी मेरा सुन रहा है तो आप बिल्कुल आए, बिल्कुल संकोच ना करें, किसी भी तरह का आप मन में ऐसा भाव ना रखें कि आप गलती करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल आपको पूरी स्वतंत्रता है गलती करने की। जो चीजें हम अपने लेवल पे करेक्ट कर पाएंगे हम उनको बिल्कुल करेंगे। आप लगातार आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, डिंपल जी हमारे रेगुलर दर्शकों में से एक हैं। यस सर। प्रतिदिन वो सुनते रहे हैं, कार्यक्रम के टाइम से पहले उनको ज्वाइन करना, क्वेश्चंस भी वो साथ साथ करते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये एक जो मुहिम मैं आईवाईटी परिवार के साथ लेकर के आया था, आज इसमें से हम एक अच्छे योग चिकित्सकों को निकाल पाने में हम सक्षम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो यज्ञ समान कार्य हम कर रहे थे, इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो आहुति है वो सफल हो रही है। आज के इस शानदार सेशन के लिए मैं आदरणीय डिंपल यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, साथ ही आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में और बहुत शॉर्ट नोटिस पे पूरा एक लेक्चर तैयार किया और बहुत ही एनर्जी के साथ उसको हमारे दर्शकों को डिलीवर किया। और जिस प्रकार से आपने विषय को समझाया, मैं समझता हूं कि अवश्य में ये जानकारी लोगों के जहन तक पहुंची होगी, और आने वाले समय में जो हमारे दर्शक हैं वो अवश्य में इस बीमारी का यदि कोई लक्षण दिखाई देता है तो इसको डायग्नोस करने में सफल होंगे। साथियों, इसके साथ साथ जैसा कि मैडम ने अपने लेक्चर में बताया, कल के लेक्चर में आपने भ्रामरी प्राणायाम का सुना था। भ्रामरी प्राणायाम इसमें बहुत इफेक्टिव होता है। आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, आप इसमें शंख बजाएं, व्यक्ति को कोशिश करें कि धार्मिक वातावरण दे। आध्यात्मिक वातावरण में व्यक्ति जितना रहेगा उतना ही उसको अच्छा लगेगा। साथ ही आप प्रयास करें कि उसकी नींद जरूर पूरी हो, अवश्य में वो नींद पूरी करे। चुभने वाले कलर जो हैं वो उनसे ये एग्रीवेट होती है चीजें, आपने बचाना है कि कोई भी चुभने वाली चीजें जो हैं उनसे उसको बचाव करना है। खास करके शीशा वगैरह भी है तो आप उसको हटा दें, उससे भी ये चीजें ट्रिगर होती हैं। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आज के समय में भावनात्मक जो अभिव्यक्ति है उसको हम लोग जो दबा लेते हैं वो कहीं ना कहीं मनोविकार बन करके उभरता है। तो साथियों, कभी भी आपको लगता है कि मन में किसी प्रकार का भाव है, उसको व्यक्त कीजिए। हम जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल हैं। हमें अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, भले ही वो सोने का हो, तो भी हम बीमार हो जाएंगे। कितनी भी सुख सुविधाओं से लैस मकान में अगर आपको बंद कर दिया जाए और आपको
समाज का एक सहारा ना दिया जाए तो आप कुछ समय बाद आप बीमार हो जाएंगे। तो आप लोगों से अपने अच्छे दोस्त बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए, मंदिरों में जाएं आप। जो हमारी टोन्स होती थी, घंटियों की जो टोन होती थी, जो पेड़ों के पत्तों की जो टोन थी, जो गिरते हुए पानी के झरने की जो टोन थी, नदियों के जल की जो टोन थी, चिड़ियों की चहचहाट जो थी, वो कहीं ना कहीं आपके मन को स्टिमुलेट करती थी, आपकी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती थी, और आपका मन जो है शांत हो जाता था। यही कहा जाता है कि पावन बेला में, शुभ मुहूर्त में आप उठिए, क्योंकि उस समय पक्षी जो अपनी ध्वनियां उत्पन्न कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके अनाहत चक्र को एक्टिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके मन को शांत करते हैं, कहीं ना कहीं आपके हॉर्मोन्स जो हैं, जो फील गुड हॉर्मोन्स हैं, वो रिलीज होते हैं, और आप इस प्रकार के मनोविकारों से बच जाते हैं। खास करके बचाव कीजिए मोबाइल फोन से, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी आपको हानि पहुंचाती हैं। आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास ज्यादा टाइम तक आप टीवी भी ना देखें, ऐसी चीजें आप ना देखें जिनमें हिंसा ज्यादा है, ऐसी चीजें आप ना देखें। आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया है क्राइम पेट्रोल देखने का। देखिए, जिस प्रकार की मनोवृत्ति आपकी होगी, उसी प्रकार के भाव आपके मन में आएंगे, और उसी प्रकार के हॉर्मोन्स भी रिलीज होंगे। तो ज्यादा नेगेटिव न्यूज को ना देखें, ज्यादा ऐसे ऐसे सीरियल्स आप ना देखें जिनमें आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी परोसी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं आपके मनोविकार का एक कारण होते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का एक शानदार सेशन आपने लिया, और निश्चित रूप से आगे भी आप आते रहेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो योग में कहीं ना कहीं हमें जो योगिक थेरेपी पढ़ाई जाती है, या योगा साइंस जो पढ़ाई जाती है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कम डाला जाता है, और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जब तक आप किसी मरीज के मनोभाव को नहीं समझेंगे, उसको समझेंगे नहीं कि ये किस प्रकार से बीमार हुआ, रोग